पेश कर रहे हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे लोकतंत्र की तरफ पूरी दुनिया का एक प्रेरणा के रूप में एक ध्यान है। हमारा जो लोकतंत्र है वो 4 स्तंभों पर खड़ा है। उसमें से एक स्तंभ है जुडिशरी, इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड फेयर जुडिशरी। ये लोकतंत्र की आवश्यकता है। दूसरी जो हमारी स्तंभ है वो है एग्जीक्यूटिव विंग, जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, जो प्रशासन को चलाते हैं, वो हमारा दूसरा स्तंभ है। तीसरा स्तंभ जो है वो मीडिया है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फंडामेंटल राइट की बात आदरणीय जोशी जी कर रहे थे, उसको अगर इस देश में कायम रखना है तो मीडिया का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो लोकतंत्र का तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है। और चौथा जो पिलर है वो है हमारा संसदीय लोकतंत्र। हमारे सांसद, हमारे विधायक और हमारी विधानमंडल, विधायिका, ये हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसके आधार पर यह लोकतंत्र खड़ा है। और स्वाभाविक रूप से ये कहना आसान है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है, ये कारण क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी नीड टू रिडिफाइन द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति का अर्थ क्या है, ये एक बार हम सबको विचार करके सोचना होगा। पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। राजनीति ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी उपकरण है और इसलिए लोकतंत्र के माध्यम से समाज में जो सबसे आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके जीवन को सस्टेनेबल करना, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करना, उसी से समाज का और राष्ट्र का निर्माण करना, ये लोकतंत्र का मकसद है। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। जो कानून लिखा जाता है वो लेटर है, वी नीड टू अंडरस्टैंड स्पिरिट। और ये लोकतंत्र का स्पिरिट समझकर आप जैसे प्रमुख लोग इस लोकतंत्र के भविष्य को आकार देते हैं और इसलिए हम स्वाभाविक रूप से समाज की, व्यक्तियों की, नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अपेक्षाओं को हम लोग उसका पूरा करने का प्रयास करते हैं। उसका ये प्रभावी माध्यम है। मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिक्स होगी, पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। सत्ता कारण जो है, पावर पॉलिटिक्स है, दैट इज नॉट ओनली द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। सत्ता कारण का पर्याय शब्द है राजकारण, समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। सोशल सर्विस इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। पर आजकल हमारे सौभाग्य से बोलो, दुर्भाग्य से बोलो, किसी को दोष देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, हम पॉलिटिक्स का अर्थ केवल सत्ता कारण समझते हैं। राजनीति का अर्थ है लोक राजनीति, बृहत्तर राजनीति, धर्म नीति। और स्वाभाविक रूप से इसका जो अर्थ है जो विचारों के साथ जुड़ा हुआ है। पर्स एंड पर्सन, व्यक्ति और संपत्ति, इसमें व्यक्ति श्रेष्ठ है। पर्सन एंड पार्टी, व्यक्ति और संगठन, इसमें संगठन श्रेष्ठ है। एंड पार्टी एंड फिलॉसफी, इसमें विचारधारा, फिलॉसफी श्रेष्ठ है। हम ऐसा नहीं है कि हम राजनीति में इसलिए नहीं आए कि हम मंत्री बने, हम केवल इसलिए नहीं आए कि हमको पुलिस वाले सैल्यूट मारते रहे। हम इसलिए आए कि हम देश के भाग्य को बदलना चाहते हैं। हम देश की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई से जनता को मुक्ति देना चाहते हैं। एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ सर्विस के फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में, जो जो ऐसे फील्ड है जिसमें से समाज का कल्याण हो सकता है, उसमें हमें परिवर्तन करना है। जो अपेक्षा है गुलाब जी ने और आदरणीय जोशी जी ने व्यक्त की है वो यही है एक वाक्य में कि उनका कहना यही है कि हमें गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए। पक्ष अलग अलग हो सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात को मैं अक्सर याद रखता हूँ कि बोलते मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए।
मतभिन्नता हो सकती है पर मनभेद नहीं हो सकते। विचारधारा से दूसरे के विचारधाराओं का सम्मान करना ये लोकतंत्र का आस्था है, आत्मा है। अलग अलगता में एकता, यही हमारी विशेषता। हमारे विचार अलग होने के बाद भी लोकतंत्र के ऊपर, देश के विकास के ऊपर, गरीब के कल्याण के ऊपर तो मतभेद नहीं हो सकता। और इसलिए स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र का आत्मा जो है वो क्या है, और लोकतंत्र में राजनीति का सही अर्थ क्या है जिसके लिए हम आए हैं, ये हमें सोचना होगा। दोष जनता को देकर नहीं चलेगा जी, हमें हमारे तरफ देखना होगा। हम जितने अच्छे होंगे उतना लोकतंत्र अच्छा होगा, हम जितना अच्छा सोचेंगे उतना लोकतंत्र अच्छा होगा। प्रश्न ये नहीं है कि हम कौन से पार्टी के, कौन से विचारधारा के हैं। हमारी विचारधारा हमारे साथ है और उससे हम लॉयल रहना चाहिए। विचारधारा के साथ इसलिए लॉयल रहना चाहिए कि उस विचारधारा के आधार पर हम सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करके राष्ट्र का निर्माण करने का संकल्प हमने किया है। अलग अलग मार्ग है, कोई कहता है कि हम इस मार्ग से जाएंगे, कोई कहता है इस मार्ग से जाएंगे। उसको अधिकार है, जनता की अदालत में जो निर्णय करेगी कि कौन से मार्ग से हमको जाना है। और लोकतंत्र ने अधिकार जनता को दिया है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से जो गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए, इस बात का आदरणीय जोशी जी और गुलाब जी ने जो अपेक्षा व्यक्त की है, उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, हम सब के ऊपर है। हम कैसा बर्ताव करते हैं, हमारा चाल चलन व्यवहार और चरित्र कैसा है, इसी पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करेगा। क्या हमारे, मैं मानता हूँ कि राजनीति में बहुत से कंस्टेंट होते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो चुनकर आना, और चुनकर आने के लिए मैं बहुत बार कहता हूँ कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस एंड लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। अब ये तो है, पर इसमें भी अपनी बात को, अपनी विचारों को कायम रखते हुए लोगों की भी जीत, लोगों की भावना को जीत कर आगे जाना, दैट इज कॉल्ड एज लीडरशिप। और लीडरशिप तो ये इंपॉर्टेंट होती है। कभी हार होती है, कभी जीत होती है, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी सम्मान होता है, कभी अपमान होता है, कभी प्रतिष्ठा मिलती है, तो कभी ऐसी भी स्थिति आती है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। मैं स्टूडेंट लीडर था, तो आप शायद जानते हो कि डॉक्टर श्रीकांत जिचकार करके मेरे मित्र थे, बहुत विद्वान थे, कांग्रेस के सांसद भी थे, और उनने इतनी डिग्रियां हासिल की थी, बहुत होशियार आदमी थे। तो एक दिन मुझे कह रहे थे कि मैं और वो जब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक दूसरे के खरोद में खड़े रहे, मैं 6 वोट से हार गया। तो मुझे उन्होंने कहा कि नितिन, तुम बहुत अच्छे हो, पर तुम्हारे पार्टी को कोई भविष्य नहीं है। क्योंकि उस समय हम डिपॉजिट जिसका जब्त नहीं होता था उसका सत्कार करते थे, मुझे हमको जीत लगती थी, क्योंकि आज जैसे दिन नहीं थे। तो बोला, आप एक काम करो, आप ये पार्टी छोड़ दो और तुम कांग्रेस में आओ, तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। मैंने कहा, आपने मुझे कहा इसलिए मैं आपका आभारी हूँ, पर मैं अपनी विचारधारा को कभी नहीं छोड़ूंगा। शायद जो भी होगा सो होगा। अब सवाल ये होता है कि अपनी मूलभूत बातों को हम छोड़े या ना छोड़ें। पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला है वैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी विचारधारा है, जो भी संगठन है और जिस पर का क्रम चलते हैं, उसके साथ हमारी ऑनेस्टी होनी चाहिए। जीत हार होती है। मैं रिचर्ड निक्सन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनका एक किताब मैंने पढ़ा था उस समय, और रिचर्ड निक्सन के जीवन में वाटरगेट का कांड हुआ, और उसके बाद वॉशिंगटन में एक रिटायर्ड होने के बाद एक एरिया में रहने के लिए, तो लोगों ने कहा हमारे एरिया में आपको घर नहीं मिलेगा। उस समय उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है, और वो जीवनी के लिखते हुए उसमें एक वाक्य उन्होंने लिखा था, वो मैं बहुत जिंदगी में याद रखता हूँ। रिचर्ड निक्सन साहब ने लिखा था, द मैन इज नॉट फिनिश्ड व्हेन ही इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश्ड व्हेन ही क्विट्स। आदमी लड़ाई में हारने के बाद कभी समाप्त नहीं होता, पर जब युद्धभूमि छोड़कर भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। तो लड़ते रहना चाहिए, इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। तो हमें तो जीवन में लड़ना है, कभी जीत होगी, कभी हार होगी, कभी सत्ता होगी, कभी विपक्ष होगा। तो ये थोड़ी है कि सबने सत्ता पक्ष में रहने का काम करना है। अभी कभी कभी होता है कि हम बहुत सालों तक विपक्ष में काम करते हैं, तो सत्ता पक्ष में जाके विपक्ष जैसा ही बर्ताव करते हैं और जो बहुत साल विपक्ष में, सत्ता पक्ष में रहते हैं, वो विपक्ष में जाते हैं तो वो सत्ता पक्ष का जैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि आदत से मजबूर होते हैं
क्योंकि हर साल वो अनेक सालों तक वो करते रहते। इट्स अ गेम, लोकतंत्र में चलता रहने वाला है, और इसलिए इसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर कोई है तो हम हैं। हम अच्छे होंगे तो लोकतंत्र अच्छा होगा, और हम अगर बुरा करेंगे, गलत सोचेंगे, तो लोकतंत्र बुरा होगा। हमें ये सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी की हमारी लोकतंत्र में बात की गई है, जिसके बाद जोशी जी कर रहे थे कि स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट। तो हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा है कि कौन सा काम राज्य करेगा, कौन सा काम केंद्र करेगा, और कौन से काम दोनों करेंगे। दोनों काम जो करेंगे वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, और जो राज्य के कानून बनाने के काम करने का अधिकार है वो स्टेट लिस्ट में है, और जो सेंट्रल लिस्ट है, फेडरल गवर्नमेंट है, उसने कौन से कानून बनाना, उसकी लिस्ट बनाई गई है। संविधान निर्माताओं ने बहुत स्पष्ट किया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, और हमें हमारा काम दिया हुआ है। और हमने ये कहा है कि सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी इज ए पार्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑल ऑफ अस। कोई भी पार्टी नहीं, सभी यही कहते हैं। और इसलिए जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स, इसके आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन को हम नहीं स्वीकार करेंगे। व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म और भाषा से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति उसके गुणों से बड़ा होता है। और ये बात करते समय जब राजनीति करते तो ये बिरादरी, वो बिरादरी, वो बिरादरी होता है, प्रॉब्लम आता है। मैं भी सांसद हूँ, मैंने तय किया कि जात पात नहीं करना, तो मुझे लगा कि क्या प्रॉब्लम आएगा। लोग मुझे बोलते थे कि तुम्हारा तो मैं इस साल 3.5 लाख वोटों से जीता हूँ, और वो सीट बहुत मुश्किल थी, मुझे सबने कहा यहाँ से लड़ना ही नहीं, तो मैं जीत करके लड़ा था। तो मुझे लगता है कि लोग अच्छाई को पसंद करते हैं, ईमानदारी को पसंद करते हैं। मैं आपको सही में बताता हूँ, ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ बिजनेस, इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ पॉलिटिक्स, इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ सोशल वर्क। जो आप अच्छे भाव से काम करोगे वो आपका सबसे बड़ा कैपिटल बनेगा, आप कोई भी पार्टी में हो। और लोकतंत्र के प्रति आस्था, श्रद्धा और कमिटमेंट, ये हमारा आत्मा है। और इसलिए जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से ऊपर उठकर गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करने के लिए कल्याणकारी राज्य का एक घटक होने के नाते मैं एज ए इंस्ट्रूमेंट इस मिशन में क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन बी कॉन्ट्रीब्यूट फॉर दैट। मुझे मालूम है कि बहुत बार समस्या आने के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक प्रसिद्ध वाक्य था, वो कहते थे इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज ए पॉपुलेशन। और बाद में एक कहते थे कि जितने व्यक्ति है उतने प्रश्न हैं। और उस बात में वो आगे ये कहते थे कि भाई कम से कम इतना तो तय करे कि मैं इस देश के लिए समस्या नहीं रहूं। मैं कम से कम इतना तो कर सकता हूं कि मैं समस्या नहीं रहूंगा, मैं कानून का पालन करूंगा, मैं अच्छे ढंग से चलने की कोशिश करूंगा। अगर एक एक व्यक्ति ने यही तय किया कि मैं देश के लिए समस्या नहीं रहूंगा, मैं देश के लिए एसेट रहूंगा, तो देश बदल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये इतने आसान है कि हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो देश बदलेगा। कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों में मतभिन्नताएं होती है, कार्यक्रम अलग होते हैं, विचारधारा अलग होती है, वो तो पार्ट एंड पार्ट्स ऑफ लोकतंत्र है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो लोकतंत्र की आस्था के साथ जो हमारी कमिटमेंट है, उसके साथ हमने इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं एक बात का जिक्र आपसे करना चाहता हूँ कि मैं मंत्री बनाऊँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरा समय कम है। ये मैं क्रिकेट खेलता था, तो मैं पहले बार स्कूल के टीचर मुझे बहुत डांटते थे क्योंकि मैं पहली बॉल से ही 4 या 6 मारने के लिए बैटिंग करता। मेरे जो भी प्लेयर भी वही है, मैं वेस्ट इंडीज़ के उस समय प्लेयर थे, ग्रिफिथ था, रिचर्ड्स थे, लॉयड थे। तो मैं एक बार क्रिकेट में सुनील गावस्कर भी मेरे मित्र है, सचिन तेंदुलकर भी है। तो मुझे लगा कि ये जो ताकत होनी चाहिए तो ही क्रिकेट होता है। तो मैंने एक बार सचिन तेंदुलकर को कहा, सचिन इधर आओ, मेरे बाजू में खड़े रहो। तो मैंने देखा सचिन तेंदुलकर मेरे इतना ही है। तो मैंने कहा तू इतने छक्के मारते हो, फास्ट स्ट्रोक मारते हो, तुम्हारे हाथ में तो कोई ताकत ही नहीं है। बोले नितिन जी, क्रिकेट इज ए गेम ऑफ स्किल, ये एक स्किल्ड है। मैंने सुनील गावस्कर को भी देखा तो उससे भी वो था, यानी बहुत ही, यानी जोशी जी से भी 1 इंच कम होगा, छोटा। तो वो ऑस्ट्रेलियन और वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े बॉलर 6-6 फुट के ऊंचे दौड़ते दूर से आते थे, और सुनील गावस्कर छक्का मारता था। तब मैंने उसको भी पूछा, सुनील जी ये कैसे क्या है? बोला नितिन ये गेम
स्किल्ड का है, तो राजनीति भी ये स्किल्ड है। समस्या सबके सामने है, पार्टी में समस्या है, पार्टी के बाहर समस्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी में समस्या है, परिवार में समस्या है, आजू बाजू में समस्या है। किसी को आगे ले जाओ तो वो बोलता है इसको टिकट दे दो, अगलो हटा दो, सब समस्या है। प्रॉब्लम किसके सामने नहीं है? एक ने पूछा था कि तुम में से सुखी कौन है, हाथ ऊपर करो, kiसी ने नहीं किया, क्योंकि जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो चीज शरद जोशी करके हास्य व्यंग्य कवि थे, बहुत सुंदर कवि थे, शायद आप जानते होंगे। मैं उनका बहुत प्रशंसक हूँ, लेखक थे भोपाल के। उन्होंने कहा था, एक सुंदर कविता की थी, जो राज्य में काम के नहीं थे उनको दिल्ली में भेजा, जो दिल्ली में काम के नहीं थे उनको गवर्नर बना दिया, जो गवर्नर नहीं बन पाए उनको एम्बेसडर बना दिया। अब राजनीति जो होती है सभी पार्टियों में ये चलता ही है। और मैं जब बीजेपी का प्रेसिडेंट था, जिसका उल्लेख उन्होंने किया, मुझे कोई आदमी ऐसा मिला नहीं जो दुखी नहीं था। तो मैंने कहा कि दुख और समाधान मानने पे होता है। मैं बहुत सुखी हूँ। तो मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि यार तुम रोज रात को, मैं खाने का शौकीन हूँ, कभी ये खाता हूँ, कभी मैं अभी आजकल खुद शेफ का काम सीखता हूँ, कभी अलग अलग मेरे शौक है, सोशल वर्क करता हूँ, काफ़ी मैं अपने हिसाब से काम करते रहता हूँ। तो बोले आप बहुत खुश हो, आपको कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है। मतलब एक बात याद रखना, जो भविष्य की चिंता करता है वो दुखी होता है। जो मिला अपनी औकात और हैसियत से मुझे बहुत ज़्यादा मिला है, इसके ऊपर खुशी जताता है, वो समाधान पाता है। तो आप जिस पर है उसमें खुश रहो और वनडे क्रिकेट जैसे खेलते रहो। आओ क्रॉस बैट मारी तो भी चल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है स्किल्ड यूज करते हुए। तो मेरा आपसे यही कहना है कि लाइफ इज ए बहुत संघर्ष है। लोकतंत्र में, पॉलिटिक्स में, इट इज ए गेम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कंपल्शन, लिमिटेशंस सब है। पर इन समस्याओं पर मात करके यशस्वी लीडर होना, यही तो आपकी परीक्षा है। देखो, यशस्वी नेतृत्व, सक्सेसफुल लीडरशिप में क्या होता है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से हमारे लोकतंत्र को प्रगल्भ बनाना, समृद्ध बनाना, संपन्न बनाना, हमारी वैचारिक मतभिन्नता होने के बाद में भी इस राष्ट्र को आगे लेके जाना, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करके उनको सस्टेनेबल सुसह्य जीवन देना, ये निश्चित रूप से हम सब की कमिटमेंट है, कन्विक्शन है, और हम सबका आत्मा विचार यही है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि लोकतंत्र, मेरी धारणा यह है कि इसमें सबसे कमजोर व्यक्ति और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को समान अवसर मिले। मैं मंत्री था तो एक बार ये साइकिल रिक्शा चलाते थे, तो मैं बचपन में मेरी माँ के साथ जब स्टेशन पे जाता था, नागपुर में तो एक चढ़ाव आता था, तो रिक्शा बेचारा उतर के हमको खींचता था। तो मुझे अच्छा लगा, मैं तुरंत उतर के 4-4 लोगों साइकिल रिक्शा में बैठते थे। मुझे बड़ा दुख होता था। फिर मैंने कहा कि ये साइकिल रिक्शा को मैं मंत्री बना ट्रांसपोर्ट का, तो मैंने तय किया कि मैकेनिक्स ड्रिवन ही रिक्शा आएगा, ये रिक्शा नहीं होगा देश में। 1 करोड़ लोग चलाते हैं। फिर मैंने कहा इसका कानून बनाओ, तो कोर्ट में चले गए लोग। कोर्ट कहा कि तुम बना नहीं सकते, तो मैंने उनको अलाउ किया था कि इस कंपनी का एक्सल होगा, इसका चक्का होगा। तो उन्होंने बोला ये तो नहीं होगा, ये कोड तुम्हारे स्टैंडर्ड में नहीं बैठेगा। तो मैंने एक दिन अटॉर्नी जनरल को कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में मैं आता हूँ बात करने के लिए। बोले ऐसी प्रथा नहीं है। तो बोला आप, मैं कह रहा हूँ वो बात कोर्ट को कहो कि इस देश में 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो साइकिल रिक्शा चलाते चलाते बेचारे, मुझे मुलायम सिंह यादव एक बार कह रहे थे पार्लियामेंट में कि डॉक्टर लोहिया कहते थे कि मैं जिंदगी भर इस रिक्शा में नहीं बैठूंगा। आदमी आदमी को खींचता है, ये शोषण है।
तो बाद में दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि जिस दिन ये प्रथा बंद हो जाएगी वो दिन इस देश के इतिहास का सुनहरा दिन होगा। तो मैं गया तो कोर्ट ने स्टे दे दिया, बोला ये नहीं कर सकते, ये ISI का माल, ये वो कंपनी का मटेरियल, ये तो अगर मैं मतलब पूरा स्टैंडर्ड्स को, तो रिक्शा 2 लाख रुपए का होगा, और ये अगर बाजार के पार्ट लाएगा तो ये 80,000 रुपये का होगा, 1 लाख का होगा। तो मैंने कहा, खूब लड़ाई हुई, आखिर मैं जीत गया। तो मैंने कहा कि ये स्टैंडर्ड, अगर ये एक बजाज कंपनी का चक्का और हीरो का पैडल अगर वो साइकिल रिक्शा वाला यूज़ करता है तो करने दो। तो मुझे वकील ने पूछा, ये गलत नहीं है? गलत है। एज फार एज स्टैंडर्ड्स आर कंसर्न, एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट कि ये गलत है। पर जो गरीब आदमी है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं, शरीर पर कपड़ा नहीं, जो रोज 200 रुपये कमा के कह रहा, उसके लिए अगर कानून तोड़ना पड़ेगा तो महात्मा गांधी जी ने कहा 10 बार तोड़ो। तो मैं समझते हुए भी उस गरीब व्यक्ति को सस्ते में मिले, इसलिए ये कानून भी करना चाहता हूं और ये बाजार के पार्ट यूज करने की अनुमति भी देता हूं। अब शायद मैंने गलत किया, सही किया, क्योंकि कंपनी वाले बड़े बड़े नाराज हो गए कि हमारे पार्ट का डुप्लीकेट यूज करके लोग बना रहे। मैंने कहा, भाई गरीब आदमी का फायदा है ना, आप उसका विरोध मत करो। तो गरीब का कल्याण जो है ये हमारे जीवन का मकसद है, और ये अगर हमको करना है तो मैं आपको 3 बातें जो है वो जो आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे देश का जो GDP है टोटल, उसमें 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है, 52 से 56% सर्विस सेक्टर से है, और करीब 12 से 14% एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से है। अब मुझे बताइए कि महात्मा गांधी जब कहते थे कि हमारा देश गांव में बसता है, तब 85% पॉपुलेशन, जनसंख्या हमारी गांवों में बसती थी। आज 30% माइग्रेशन हुआ है, लोग शहरों में आए। जयपुर की आबादी बढ़ रही, मुंबई की बढ़ रही, पुणे की बढ़ रही, नागपुर की बढ़ रही, दिल्ली की बढ़ रही, गांवों की कम हो रही है। ये लोग क्यों आ रहे हैं? ये लोग शहरों में क्यों आ रहे हैं? वहां की झुकी झोपड़ी में क्यों रहते हैं? क्या खुशी से आ रहे हैं? गांव में जाने के लिए रोड नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, स्कूल की हालत ऐसी है कि अगर स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं, टीचर है तो बिल्डिंग है नहीं, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं, तीनों है तो पढ़ाई नहीं। मैं कोई राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश की ओवरऑल बात कर रहा हूं। अस्पताल की हालत ऐसी होती है कि ये कभी डॉक्टर है तो नर्स नहीं, नर्स है तो डॉक्टर नहीं, दोनों है तो दवाई नहीं, तीनों है तो कौन मरने के जाए, ऐसे अस्पताल बने हुए। कल मैं एक वेटरनरी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया मैंने, तो मैं उनको देख रहा था। हमारे गांव में मैं खेती का देखता हूँ, खेती है हमारे यहाँ। तो हमारे जब भैंस गर्म हो जाती थी तो डॉक्टर गांव में नहीं रहता था, डॉक्टर गांव में आता था तो भैंस गर्म नहीं होती थी। आखिर डेयरी पूरी बंद हो गई चले गए, क्योंकि इसका टाइमिंग है कभी नहीं मिला। तो गांव में गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, और 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। क्या हम वहां की इकोनॉमी को बदल सकते हैं? मैं विश्वास के साथ बताता हूं, बदल सकते हैं। और इस इकोनॉमी को बदलने के लिए सबसे बड़ा समस्या अगर कोई है तो आपको शायद राजस्थान की, महाराष्ट्र की, गुजरात की सबसे बड़ी समस्या कोई है तो पानी की समस्या है। पानी, देखो, पानी की समस्या देश की नहीं है। पानी की समस्या राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में झारखंड, ओडिशा, इन राज्यों की समस्या ने। मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था और मुझे याद है उस समय आपके सिंचाई मंत्री आते थे, तो मैं सब मुख्यमंत्रियों को कहता था पहले कि दरवाज़ा बंद करो, और तुम जब तक झगड़ा नहीं मिटाते तब तक मैं दरवाज़ा खोलता नहीं। तुमको अभी निर्णय करना ही पड़ेगा। ये क्या, क्यों झगड़ा कर रहे हो? उस समय 13 झगड़े 1970 से पड़े थे, मैंने करीब 11 झगड़े मिटा दिए। राजस्थान को पानी नहीं मिलता था यमुना का, उधर उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल, वहाँ का पानी यहाँ तक आने तक उन्हीं के झगड़े होते थे। काफ़ी करीब निपट गए। मुझे आश्चर्य लगा, पंजाब और हरियाणा में विवाद था। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो 3 नदियाँ भारत को मिली, 3 पाकिस्तान को मिली, और आज भी हमारे अधिकार के जो पानी है 3 नदियों में, वो हम पाकिस्तान में जा रहा है, वो हम उठा नहीं पा रहे।
पर हमारे राज्यों में पंजाब और हरियाणा में पानी के लिए झगड़ा है। ये नहीं हो रहा है कि भाई हमारा पानी उधर का जा रहा है, अधिकार का वो लाओ और हमको सिंचाई बढ़ाओ। मुझे याद नहीं, अभी मैं भूल गया हूँ, पर आपका राजस्थान में वो कैनाल आता है, शायद इंदिरा कैनाल आता है, हाँ, तो उसको केवल लाइनिंग करना था। उस समय मैंने 2,500 करोड़ उसको मंजूर किए थे, वो कितना हुआ मुझे मालूम नहीं, पर वो पूरा होने के बाद राजस्थान के 8 जिलों को पानी मिलता था। केवल जो पानी जो जमीन में जाता था वो केवल लाइनिंग करने से 8 जिलों को पानी मिलता था। आज पानी की कमी हमारी है, और इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको मेरे अनुभव से बताता हूँ। मैं एक NGO में काम करता हूँ कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। और ये वाटर कंजर्वेशन का काम बहुत ही आसान है। आपने अगर आपके यहाँ जितना बरसात आती पानी वहीं के भी अगर कर दिया तो शायद आप में से कुछ विज्ञान के शायद पदवीधर होंगे। एक जियोलॉजी करके सब्जेक्ट है, जियोलॉजी, जियोफॉर्मोलॉजी, मिनरोलॉजी और क्रिस्टोग्राफी। तो जो रॉक, तो राजस्थान में आप तो माहिर हैं, आपके यहाँ रॉक ही रॉक है। ये रॉक के बारे में एक साइंटिफिक डेफिनेशन है, मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस। टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपिटाइट, ऑर्थोक्लिट्स, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड इज सपोज टू बी द हार्डेस्ट मटेरियल। तो हम जमीन में कुछ रॉक ऐसे कि जो पानी पीते हैं, कुछ नहीं पीते हैं। तो हमने एक छोटा सा काम किया, NHI के रोड बना रहा, और मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि मैं फुकट में करने के लिए तैयार हूँ, आप इसको जरूर करिए। मैंने महाराष्ट्र में हमने कर दिया, हजारों लाखों गांवों को पानी मिल गया, लोगों को पानी मिल गया, सिंचाई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।